तो यहाँ पे 81 से शुरू करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स नीडेड टू फॉर अ डिवाइड बाई 42 रिपल काउंटर। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था, मैंने वहाँ पे सीधे से बताया ये जो नंबर है आप इसको कंपेयर करोगे और ये आपका छोटा होना चाहिए 2 की पावर n से। ओके, मतलब ये छोटा होना चाहिए, ये सिंबल हो गया, ठीक है, 2 की पावर n से। अब यहाँ पे आप n को फिट कर लो, और इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो n में आप क्या रखोगे कि 42 से, अगर आप 2 की पावर 5 रखते हो तो वो 32 बनेगा, जो कि इससे छोटा है, जबकि बड़ा होना चाहिए ये चीज़ 42 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपको 6 रखना पड़ेगा। 64 इज ग्रेटर देन 42, तो आपका 6 फ्लिप फ्लॉप्स आपको चाहिए रहेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा, तो वी मैक्स अपॉन वी मिन, ये आपका फॉर्मूला नहीं होगा। ओके, वो आपका किसका फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला VSWR निकालने का ही डायरेक्ट फॉर्मूला था ये। अगर आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, जिसको उन्होंने कुछ ऐसे लिखा है, या आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये टाउ जैसा, तो ये आपका सीधे से VSWR -1, ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। ओके, इसका मतलब है ये वाली जो क्वांटिटी है ये आपका लेस देन 1 होगी हमेशा। ओके, ये आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा, और हमेशा ये लेस देन 1 होगा, ये भी याद रखना है, ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ना, CDMA सिस्टम दे रहा है 32 साइमल्टेनियस यूजर्स इन द सिस्टम, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड यूज। तो जितने यूजर्स होंगे सबके लिए आपका अलग कोड यूज होगा, तो आपको 32 कोड भी यूज होंगे। इसका नाम ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सबके लिए कोड भी डिवाइड करके हमने सबको मल्टीपल एक्सेस दे रखा है, तो जितने यूजर्स उतने ही कोड्स। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसमें डोनर कंसंट्रेशन आपको ND निकालना था। ओके, पर्टिकुलर सैंपल ऑफ एंटी ऑफ जर्मेनियम हैज अ रेजिस्टिविटी आपको दी है 0.1 ओम मीटर, तो आप इससे क्या निकाल लोगे, कंडक्टिविटी, वो कितनी हो जाएगी 1/0.1, तो ये आपका हो जाएगा 10, कंडक्टिविटी आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है, पर ओम और पर आपका मीटर। तो ये कंडक्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी आ गई तो कंडक्टिविटी में आप फॉर्मूला लगा दो, आपका ND Q और आपका μn, और बाकी वैल्यू आपको दी है। यहाँ पे देखो ND आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो, तो ये आपका ND आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी कुछ हार्ड नहीं था इसमें। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इफ़ अ स्टैंडर्ड AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज, उसका IF की जो वैल्यू है वो आपका 455 किलोहर्ट्ज है। ओके, एंड हाई साइड ट्यूनिंग इज यूज, उसमें हाई साइड ट्यूनिंग यूज करिए, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी होगी आपको ये बताना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा था, नॉइज फिगर फॉर द एंटीना, ठीक है, ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नॉइज फिगर आपको बताना है, तो 1 प्लस आपका ये टेम्परेचर E और अपॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो T/T0 की इक्वल होता है आपका नॉइज फिगर किसका, एक एंटीना का। ओके, ये आपका इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो आप मतलब क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये आपका एक मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर या T0 नॉर्मल टेम्परेचर, तो 1 + T/T0 की इक्वल हो गया आपका नॉइज फिगर ऑफ एन एंटीना। उसके बाद कैलकुलेट I0 आपको निकालना है BJT के लिए, अल्फा आपको दिया है और IB दिया है, तो IB और अल्फा की मदद से आप क्या निकालेंगे, पहले IC निकालेंगे। ओके, बट डायरेक्ट आप IC निकाल नहीं सकते, आपको IC के लिए बीटा चाहिए, तो आप पहले बीटा निकाल लोगे, तो बीटा आपका हो जाएगा आपका α/1 - अल्फा। ओके, ये बीटा का फॉर्मूला होता है। इसी के अपोजिट अगर अल्फा की बात करें तो आपका अल्फा होता है β/1 + बीटा। ओके, ये 1 - अल्फा होता है, ये 1 + बीटा होता है। अल्फा और बीटा इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पहले क्या निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे। तो ये जो अल्फा है 0.99 और इसमें 1 + 1 - 0.99, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.99, और ये अपॉन 1 - 0.99 आपको क्या दे देगा 0.01 दे देगा, तो ये आपका 99 आ गया बीटा। तो आपका जब IC निकालेंगे तो बीटा इंटू IB, ये जो IB कितनी है, ये 0.99 दी है, तो ये आपका 0.99 और इंटू 99 ये आपका हो जाएगा। ओके, और ये जब आपने IC निकाल ली तो आपका IE आपको पता होनी चाहिए कि आपके IE IB + IC के सम की इक्वल होती है। आप ये निकाल लेंगे, तो IC देखो, IB तो बहुत छोटी है, ये करीब इसको 1 लिख सकते हैं, और ये कितनी हो गई, ये 100 हो गई, तो 101 के करीब करीब हो गई आपकी, 101 आपका एम्पेयर। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन में मिसिंग है, इस वजह से गलत आ रहा है। आप मतलब ये सारे फॉर्मूलेज को यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वैल्यू निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे,
ये तीनों फार्मूले यहाँ मैं लिखे रहने देता हूँ। ओके, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, तो बीटा इजकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इजकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और आई इज आई बी प्लस आई सी। और आपका फॉर्मूला एक क्या होता है, आई सी इजकल टू बीटा टाइम्स आई बी। तो ये सारे फार्मूले, 4 फार्मूले, और इन 4 फार्मूले से बहुत सारे आपके जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं एनालॉग के अंदर बीजेटी के, वो इन 4 फार्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आता है द साइज ऑफ द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, ये है। हेमिंग कोड हमारा कितना होगा, तो हेमिंग कोड हमारा 3 × 7 का होगा। 3 मतलब यहाँ पे कितनी पैरिटी हैं, ओके, और यहाँ पे टोटल बिट्स कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। 7,4 है, 4 तो एक्चुअल बिट्स हैं और 3 बिट्स हमने पैरिटी डाली तभी टोटल 7 बनी, तो 3 × 7 आपका हो जाएगा हेमिंग कोड का साइज। फिर एंगल मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। इफ़ द कैरियर एम्पलीट्यूड इज AC, द पावर इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर हमेशा कितनी होगी, हाफ होगी AC स्क्वायर के, या फिर बोल सकते हैं कि 50% ऑफ आपका AC स्क्वायर, जो पावर किसकी है, कैरियर पावर, ये PC है, ओके। तो इसका 50% होगी आपकी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जो पावर की बात हो रही है, पूछ रहा है जो, ओके, इसका केवल 50%। अब यहाँ पे ऑप्शन में तो ये तो बिल्कुल गलत है, AC की पावर 4, 1.5 हो सकता है, मतलब आपका 150, मतलब 100 प्लस फिर 50 के इक्वल है ये, या आपका ऐसे तो केवल 50% ऑफ AC स्क्वायर, तो 0.5 AC स्क्वायर हो जाएगी पावर इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और हम बात किसकी कर रहे थे, बात हम कर रहे थे एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, ओके, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद 90 पे आते हैं, ओपे हम RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात करिए, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, ओके। 3 पेयर यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी मैंने बाद में बोला भी था कि 1/r/2π RC, और √6 यहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए √6, ओके। और अगर वीन ब्रिज ऑसिलेटर होता, वहाँ पे मैंने बोला था दोबारा से क्लियर, तो वहाँ पे केवल 1/2π RC होगा, वहाँ पे F0 आपका केवल इसके ही इक्वल होगा, इसमें और कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपका ये तो ठीक है ऐसे होगा, यहाँ पे आपका रूट से इंपॉर्टेंट है, देखो R दिया है आपको, C की वैल्यू दी है, फ्रिक्वेंसी पूछिए, आप इसमें लगा के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है सिंगल डेसिमल टू BCD काउंटर हैज़, एक इनकोडर है, काउंटर नहीं इनकोडर है, एक इनकोडर है आपका, तो एक इनकोडर के पास आपके कितने आउटपुट होंगे हमको ये बताना है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल टू BCD, मतलब डेसिमल आपका ये 10 है, ओके। अब यहाँ पे वही वाली बात आती है समझने वाली, कि आपके ये 10 इनपुट है और आपके इसके लिए कितने आउटपुट होंगे ये हमें बताना है। हम कह नहीं सकते 3 है 4 है क्या, वो हमें नहीं पता। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकोडर कैसा होता है। इनकोडर एक मक्स के जैसी चीज़ होती है, ओके, बट मक्स में क्या होता है, आपका सिलेक्ट लाइन्स होती हैं, यहाँ पे कोई सिलेक्ट लाइन नहीं होती। मक्स का M, देखो इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है, मक्स का M का मतलब हो जाता है मैनी इनपुट्स, इनपुट के लिए कि इनपुट बहुत है और 1 आउटपुट है, ओके, मैनी इनपुट 1 आउटपुट। इनकोडर में क्या होता है, इनकोडर में मैनी इनपुट होंगे पर एक आउटपुट नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है, ओके। और इसी के उल्टा हो जाता है डीमक्स। डीमक्स में क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो डीमक्स में क्या होगा कि 1 इनपुट होगा और मैनी आउटपुट होंगे। तो ये इनकोडर की हम बात कर रहे थे। तो इनकोडर में हमें जैसा कि दिख रहा है कि हमारे बहुत सारे इनपुट हैं, आउटपुट कितने हमें पता करना है। अब इनपुट उन्होंने कहा है कि 10 है, अब आपको ये लॉजिक लगाना है, यहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है, 2 × n ये रेशियो में काम करता है। अगर आपके आउटपुट, जैसे यहाँ पे मान लो 2 आउटपुट है, तो यहाँ पे आपके 4 इनपुट होने चाहिए। अगर 3 आउटपुट है तो 8 इनपुट होने चाहिए। अगर 4 आपके आउटपुट है तो आपके 16 इनपुट होने चाहिए। ये इस रेशियो में काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 की पावर n × n, ये क्या है, एक इनकोडर है। इनकोडर इसी तरीके का होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं। अब क्योंकि आपको यहाँ पे 10 लेने हैं, तो ये 10 का मतलब 8 से 16 के बीच में, ओके, 8 से 16 के बीच में, 8 से बड़ा और 16 से छोटा, तो आपको इतने आउटपुट तो लेने ही लेने पड़ेंगे। ये वाला केस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 है, 8 से जैसे आप बड़े पे जाओगे, मतलब 8 से ज़्यादा इनपुट दोगे, तो आपको ये वाला इनकोडर यूज़ करना पड़ेगा, 16 × 1 4 का। तो इसलिए आपके 4 यहाँ पे आउटपुट हो जाएंगे, और 10 हो, 11 हो, 12 हो, 16 तक जब तक आपके इनपुट होंगे तब तक आपके 4 आउटपुट से काम चल जाएगा। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि 512 QAM की बात हो रही है, नंबर ऑफ सिग्नल वेक्टर्स ऑफ द सिग्नल कॉन्स्टलेशन कितने होंगे, इसी के बराबर ही होंगे, 512 ही होंगे, अगर 512 QAM की बात कर रहे हैं तो।
नेक्स्ट आते हैं डायोड विद वी एफ बोलो या वी गामा बोलो, आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है 0.7 वोल्ट इज कनेक्टेड टू हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर से जुड़ा हुआ है। द लोड रेजिस्टेंस इज RL आपका कितना है 500 ओम। द RMS AC इनपुट, ठीक है, तो VRMS हमें दिया हुआ है 22 वोल्ट। फाइंड द पीक आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे हमें पीक आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो पहले VM निकालेंगे, VM हो जाएगा आपका VRMS अपॉन VRMS आपका इंटू √2, तो आपका ये 22 इंटू √2 यहाँ आ गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग कुछ आएगा आपका 31.3 के बराबर कुछ आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये कुछ इतना आएगा। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लोड रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, उसके रिगार्डिंग लोड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। ओके, ओनली वोल्टेज निकालना है। वो वोल्टेज कितना होगा, जो आपका V इनपुट का मैक्सिमम वोल्टेज है उसमें से आप इसको माइनस कर दो, क्योंकि इसका वो इतना वोल्टेज जो डायोड लगा है उसको ऑन करने में, यहाँ देखो रजिस्टर लगा, डायोड को ऑन करने में चला जाएगा। तो आप ये 31.34 जो भी, इससे आप 0.7 को और माइनस कर दो तो ये आपका लगभग इतना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको VRMS से आपको VM निकालना था। ओके, ये गलत है 22, ये 32.2 भी गलत है, 34 तो और ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले आप VM निकाल लोगे, तो VM आपका 22 दिया है वोल्ट, उसमें √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इफ़ F1t इजकल टू F2t इजकल टू UT, दो फंक्शन है, दोनों UT हैं और उनका कन्वोल्यूशन पूछ रहा है, तो UT और UT का कन्वोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड बात है। UT और UT का कन्वोल्यूशन आपका क्या दे देगा, RT, और RT को हम क्या लिख सकते हैं, TUT, तो ये आपका ऑप्शन C ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है फाइंड द लोकेशंस ऑफ एनी टू रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 11s स्क्वायर प्लस 18s प्लस 18, इसके कोई भी दो रूट्स आपको बताने हैं। ओके, तो इसमें फिर क्या है, एक एक वैल्यू आप लगा के देख सकते हैं, या फिर इसके क्या है, कुल मिला के 4 रूट्स हैं इसके, है ना, 4 हैं क्योंकि s की पावर 4 है। तो आप एक दो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से एक दो रूट्स निकाल सकते हैं, जैसे -3 हो सकता है, -4, कुछ भी। जब आपका वो हो जाए तो फिर आप लॉग डिवीजन मेथड कर दें। अगर इसका जैसे मान लो -4 है, मान लो, तो आप इसको फिर इससे डिवाइड कर दें s+4 से, तो आप फर्दर करके इसमें से निकाल सकते हैं। और आपका यहाँ पे जो है ये +-j3, दो इमेजिनरी रूट्स है, इसके दो रूट्स है, बाकी दो रूट्स और हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं, लेट Z1 इजकल टू Z1 Z2 हमको दिया है, तो Z1 और अपॉन Z2 आपको निकालना है, तो आप ये अपॉन कर देंगे, तो आपका 2 + 3i और आपका 4 - 2i। अब यहाँ पे आप रेशनलाइजेशन कर लो, मतलब इसको 4 + 2i और 4 + 2i ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये आपका ऊपर तो हो जाएगा 2 + 3i और इंटू 4 + 2i, ऊपर तो हो ही जाएगा ऐसा। नीचे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और -2i का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर या फिर j स्क्वायर क्या होता है आपका, ये आपका -1 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 16 + 4 आपका बन जाएगा 20, नीचे 20 बन गया, ऊपर क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8 और आपका 4 × 3 = 12i और आपका 2 × 2 = 4i और आपका 6i स्क्वायर, तो ये आपका 6i स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। तो ये आपका क्या बचेगा, ये 8 और ये 6i स्क्वायर -6 आपका बचेगा प्लस का 2, 8 - 6 = 2, और ये बचेगा आपका 16i और अपॉन 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/10 + 4/5i, देखो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से करेंगे रेशनलाइजेशन करके। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स पूछिए एक 4096 लेवल के अंदर। तो देखो कभी भी जितना भी आपका एक क्या है डिजिटल है, जितना भी आपका कम्युनिकेशन है, ज़्यादातर जगह आपका बात हो रही है 2 की पावर में, 2 की पावर n के फॉर्म में। तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे निकालनी है, तो नंबर ऑफ बिट्स का मतलब है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, 2 की पावर n इसके इक्वल है, यहाँ पे जो n होगा वो आपका नंबर ऑफ बिट्स होगा। तो ये 2 की पावर कितने उसके इक्वल है, 2 की पावर 10 आप हमेशा याद रखोगे, क्योंकि जैसे माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन में 64K की बात आती है, तो वो आपका किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर 6 × 2 की पावर 10, 2 की पावर 16 के इक्वल है पूरा। तो ये जो K होता है यहाँ पे, ये 2 की पावर 10 के इक्वल होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। 64K है, 16K है, इसमें जो K ये 2 की पावर 10 के इक्वल है।
अब जब ये 2 की पावर 10 के इक्वल है तो 2 की पावर 10 आपका कितना हो गया 1024। ओके, ये जो के होता है इसे किलोबाइट होता है, किलोबाइट में क्या होता है 1024 होता है, 1000 नहीं 1024 होता है। ओके, तो 2 की पावर 10 फिर 2 की पावर 11 इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर 12 आप इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर दो। तो जब देखो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 से कुछ 4000 और 4096 हो जाएगा, 24 × 4 96। तो देखो 4096 आ गया, किसके लिए आ गया 12 के लिए आ गया, 2 की पावर 12, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करी गई है फॉर अ 0 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर आपको 0 डिग्री फेज शिफ्ट चाहिए तो आप हमेशा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करें। अगर आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट चाहिए तो आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करें। ओके, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ये कुछ। ये फेज शिफ्ट है। फेज शिफ्ट अगर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप एक कॉमन कलेक्टर को यूज़ करो कॉन्फ़िगरेशन को। अगर आपको 180 डिग्री का चाहिए तो आप कॉमन एमिटर को यूज़ करो। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स एस नीडेड टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ n इनपुट लाइन्स। ठीक है, n आपकी इनपुट लाइन्स है मान लो, ठीक है n इनपुट लाइन्स है और यहाँ पे एक आपका आउटपुट आना है, ये क्या है, ये आपका मक्स है। और यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कितनी होगी ये हमें बताना है। ओके, तो ऐसे तो किसी को याद है भाई तो ठीक है, बट ऐसे हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। असल में ये जो n यहाँ पे इन्होंने लिखवाया है, n हमारी सिलेक्ट लाइन्स होती हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे 2 सिलेक्ट लाइन है तो 2 सिलेक्ट लाइन, जैसे कि हम एक स्टैंडर्ड मक्स बनाते हैं जिसमें ये AB को ले लेते हैं और यहाँ पे 4 इनपुट डालते हैं, एक आउटपुट। ठीक है, ये सभी को पता होता है S0 S1 S2 S3। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड क्या है कि 2 सिलेक्ट लाइन के लिए 2 की पावर 2 आपका, या फिर बोले तो n सिलेक्ट लाइन के लिए 2 की पावर n आपके इनपुट होने चाहिए। ओके, n सिलेक्ट लाइन के लिए 2 की पावर n इनपुट होने चाहिए। अब देखो n सिलेक्ट लाइन के लिए 2 की पावर n इनपुट होने चाहिए। अगर उन्होंने यहाँ पे n कर दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मतलब log n/2 कर दो। देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब ये कैसे समझ में आया, इसमें आप लगाओ log, तो इसमें log लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, log आपका 2 की पावर n और यहाँ base 2 मतलब log/2 लो। अब इधर log लगाया है तो इधर भी log लगाओ, इधर log लगाओगे तो ये log n/2 हो जाएगा। अब देखो log की प्रॉपर्टी होती है log a की पावर b क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये n बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 2/n और यहाँ पे n, और log 2/2 या फिर किसी भी चीज़ का log उसका बेस अगर सेम है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी, ये चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये 1 के इक्वल हो गया तो आपका ये बचा, देखो ये, और यही चीज़ वो पूछ रहा था कि सिलेक्ट लाइन्स अगर n है तो आपके इनपुट कितने होंगे, log n/2। देखो ये यहाँ से आ गया, तो इसको करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन मक्स का बेसिक यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है कि आपका द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर पेयर डी आपका रजिस्टर पेयर है, उसका कंटेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शन इज। ये इंस्ट्रक्शन है कि पुश H पुश D पॉप H पॉप D, मतलब यहाँ पे H और D पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो पुश H पुश D और फिर पॉप H पॉप D किया है, तो D का कंटेंट आपका क्या होगा, तो H और आपका L का पेयर होता है, ये याद रखेंगे, और D और E का पेयर होता है। ओके, अब यहाँ पे H और D पे हमने किया है तो H का जो कंटेंट है वो D में चला जाएगा और L का जो कंटेंट है वो भी E में चला जाएगा, ये याद रखेंगे। तो बस ये याद रखने वाली बात हो गई। बाकी तो टेक्निकल चीज़ें, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्रामिंग काफ़ी बड़ी है जो कि पूरा कवर करना आसान नहीं है। अगर हमने H और D पे किया है तो यहाँ पे इनके H के साथ में क्या चलता है, L चलता है, और D के साथ में आपका क्या चलता है, D के साथ में आपका E चलता है। तो इन दोनों पे भी होगा, L पे और E पे, तो इसमें ये L और E वाले पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, गलत क्या क्या है, मतलब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं ना, वो गलत है तो क्यों, जिसमें इसमें अक्यूमुलेटर आ गया, इसका कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। अब बचे पहला और आखिरी। अब यहाँ का हमने क्या कहा है कि L का हमने D में डाला है, बट हम H और D का कर रहे थे, और H का E में डाला, ये तो उन्होंने उल्टा कर दिया। जैसे कि क्या है, H और L है, D और E है। ओके, अब वो कह रहा है यहाँ पे कि H का हमने डिकेशन किया तो H की चीज़ D में आ गई, L की चीज़ A में। अब वो इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि L की चीज़ आपकी D में आई है और H की E में, ये उल्टा कर रहा है, तो उल्टा नहीं होगा। इस वजह से आपका ऑप्शन D सही नहीं होगा, ऑप्शन A सही होगा, और ये लॉजिक भी समझ में आया क्यों सही होगा। उसके बाद आते हैं द जीरोज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जीरोज होते हैं ऊपर, पोल होते हैं नीचे, S = -2 और -5 आपके जीरो होगा जो ऊपर है। तो ये गलत है,
बिल्कुल गलत है, मतलब इसमें कुछ लॉजिक और लग ही नहीं सकता। पूरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जीरो जब ट्रांसफर फंक्शन ये दिया है ये, तो इसमें पोल है -3 और -7, ये दोनों पोल हैं, और -2 -5 0 है, तो ये -2 और ये -5 होगा। ओके, ये गलत है, ये गलत है, और ये जो -5 -7 है, ये सब भी इन्होंने मिक्स करके पेयर दे दिया है, तो आपके जो पोल होगा वो यही पोल ये होंगे, और जीरो ये -2 -5 ही होंगे, ना कि -2 -3। -2 -3 में तो क्या है, एक आपका जीरो है, एक आपका -3 पोल है। उसके बाद आपका सिंगल ओपैम की बात कर रहा है, जिसका RF की वैल्यू कुछ दी है, R1 की वैल्यू कुछ दी है, दोनों को आपने कैस्केड कर दिया। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऊपर भी आ चुका है, या फिर UP RVUNL एग्जाम में पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन। तो दोनों को आपने कैस्केड कर दिया है। तो फाइंड द मिड फ्रिक्वेंसी गेन, आपको मिड फ्रिक्वेंसी गेन बताना है। ओके, तो वो आपका 53.70 dB आ जाएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं फॉर अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट P 4, 0, 2, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है Q क्या है आपका 6, -1, 2, द वैल्यू ऑफ एल्फा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो डिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये मतलब कुल मिला के मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इन दोनों की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो आप क्या कर दोगे, आप इससे इसको माइनस कर दो और हर चीज़ का स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो। देखो -1 -0 स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर, तो तीसरा वाला 2 -2 तो चला गया, इसका कोई काम नहीं बचा। 6 - 4 क्या दे देगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये -1 -0 का होल स्क्वायर क्या दे देगा 1, तो ये आपका हो गया √5। देखो बस यही किया और कुछ यहाँ पे था ही नहीं। यहाँ पे RC लो पास फिल्टर की बात हो रही है, तो RC लो पास फिल्टर हमने यूज़ किया, तो उसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, उसमें R और C दोनों का फॉर्मूले में यूज़ होगा। फ्रिक्वेंसी हमको दी है, हमें कैपेसिटेंस दिया, हमें R निकालना है, तो हमें यहाँ से दो चीज़ें दी हैं। ओके, F0 दिया, C दिया, R निकालना है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि डायरेक्टिविटी ऑफ अ हाफ वेव डायपोल एंटीना, ठीक है। हाफ वेव कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, डायपोल एंटीना की डायरेक्ट हमको क्या बतानी है, डायरेक्टिविटी बतानी है। तो डायरेक्टिविटी आपका 1.644 होगा हाफ वेव डायपोल एंटीना की, ये याद करने वाली चीज़ हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं ये तो डायरेक्ट था कि हाफ वेव डायपोल एंटीना की डायरेक्टिविटी कितनी होती है, तो 1.644 होती है। नेक्स्ट क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपका PSD एंड द टोटल एवरेज पावर, ठीक है, टोटल एवरेज पावर ओवर 1 ओम इज, तो 1 ओम यहाँ पे ये मतलब यूनिटी वैल्यू देती है। यहाँ पर रिलेशन हमारा P = -∞ से इन्फिनिटी और SF/dF, मतलब ये कुल मिला के अगर इस तरीके से बोले तो P एवरेज क्या होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ PSD, बस आप PSD को इंटीग्रेट कर दो। ओके, -∞ से इन्फिनिटी लिमिट के अंदर, तो ये आपका दे देगा P एवरेज, टोटल एवरेज पावर। फिर आपका 16 बिट सीरियल एडर नीड्स हाउ मेनी फुल एडर, तो एक 16 बिट का सीरियल एडर की अगर बात कर रहे हैं, सीरियल एडर क्या है, वो सीरियली ऐड करता है, एक बार में एक बिट को ऐड करेगा, फिर ऐसे करके आगे करेगा, तो आपका यहाँ पे केवल एक ही फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे 2 3 कुछ नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीरियल है कि पैरेलल है, इस पर ध्यान देंगे हमेशा। तो यहाँ पे एक ही फुल एडर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग फाइनाइट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट स्टेप सीक्वेंसेज। एक्सन हमको क्या दिया है, 1 दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से 5 तक, मतलब 0 पे 1 है, ये बोल सकते हैं 0 पे 1 है, फिर आपका 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 1 2 3 4 और आपका 5 पे भी 1 है, ठीक है। ये आपका 0 से 5 तक 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, दोनों के इक्वल भी है। ये आपका n 0 के इक्वल और 5 के इक्वल होते हुए 1 है। तो इसको आप अगर किसी 2 स्टेप के डिफरेंस से आपको बताना चाहें अगर, तो कैसे बताएंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि ये 0 है, मतलब u ऑफ n। पहले इस तरह के क्वेश्चन को आप चेंज कर लो, किसमें, टाइम मतलब ut में, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया 0 से 5 तक। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस क्या 5 करके लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे u ऑफ t क्या है, ये है, ये पूरा u ऑफ t है आपका, और u ऑफ t माइनस 5 आपका क्या हो गया, u ऑफ t माइनस 5 आपका क्या हो गया, जो आपका यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, 5 से।
यू ऑफ टी माइनस 5 में क्या है, टी इजकल टू 5 से जो शुरू होता है, ओके, टी इजकल टू 5 से जो शुरू होता है। अब आप इससे इसको माइनस कर दो, तो देखो इससे इसको माइनस करोगे तो आपका इसके बाद वाला जो चीज़ है ये इसको माइनस करके जीरो कर देगा, ओके। इसको ध्यान से समझना, ये चीज़ आगे तक जीरो कर देगी, केवल क्या बचेगा, ये हिस्सा बचेगा 0 से 5 तक का, तो ये आपका 0 से 5 तक का बचा, ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे गलती होने के यही चांसेस हैं। ये तो आप टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूस टाइम की। अब डिस्क्रीट में जब बात करोगे तो अगर आपको यहाँ पे 5 चाहिए, इसका मतलब है कि 5 माइनस नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि 5 माइनस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपने u ऑफ टी माइनस अपने 6 को यहाँ लिखा था, मतलब ये 6 से शुरू हो रहा था, ओके। तो फिर हमें 5 मिलेगा। अगर 5, ये जो 5 मिल रहा है ये कब मिलेगा, जब आप इससे पूरे वाले से u ऑफ टी माइनस 6 को माइनस करोगे तो हमें 5 मिलेगा, ओके। मतलब यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक ज़्यादा हमारा माइनस करना पड़ता है हमें, ओके। मतलब अगर मैं इसी सिग्नल को, सेम सिग्नल को अगर मैं टाइम इंटरवल में लिखता तो मैं ये लिख देता u ऑफ टी माइनस 5, ये सही हो जाता। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सही नहीं है, ये u ऑफ n माइनस 5 सही नहीं है, जबकि ये दोनों सेम है। तो डिस्क्रीट इंटरवल में आपको ये एक ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, इसका पूरा लॉजिक है और आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन ठीक होगा, ओके, ना कि ये आपका डी वाला। बी और सी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आपका डी ठीक है, डी ठीक नहीं है, ए ठीक है। और यहाँ पे बात करिए जब आपका जेड एल जेड नॉट के इक्वल हो तो जेड एल माइनस जेड नॉट, ओके, और अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट, ये हो गया। एक इसके इक्वल है, टॉ के इक्वल है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला जेड एल के फॉर्म में होता है, ये याद रखेंगे। ये क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और वी एस डब्ल्यू का फॉर्मूला रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के फॉर्म में होता है, तो 1 आपका प्लस मॉड टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड टाउ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, ये वी एस डब्ल्यू का आर का हो गया। तो पहले आपको ये टॉ निकालना पड़ेगा। अब जब उसने कह दिया कि जेड एल जेड नॉट के इक्वल है तो ये आपका जीरो हो गया। अब ये बिल्कुल जीरो कर दो, तो अब ये जीरो कर दिया तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा, तो आपका सीधे से वी एस डब्ल्यू आर 1 आ गया, यूनिटी आ गया। बोलेंगे यूनिटी, यूनिटी ज़्यादा बोलने में अच्छा लगता है, तो यू एस डब्ल्यू आर आपका यूनिटी हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन में बहुत बढ़िया दो चीज़ पता चली। एक तो आपका वी एस डब्ल्यू आर का फॉर्मूला 1 प्लस टाउ अपन 1 माइनस टाउ, और टाउ का जेड एल माइनस जेड नॉट अपन जेड एल प्लस जेड नॉट। तो ये दो क्वेश्चन को यूज़ करके बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन होंगे इस तरीके के, उनको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई पूछा ट्रांजिस्टर के लिए, जहाँ पे अल्फा डी सी आपको दिया है 0.98 और आई बी आपको और गिवन है, ओके। तो यहाँ अल्फा की मदद से क्या निकाल सकते हैं, आई सी आपका होता है अल्फा इंटू आई ई। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझ में आती है कि आई सी के ही फॉर्मूले जो अल्फा बीटा इनके टर्म्स में होते हैं। आई सी इक्वल टू आई सी अकेला होगा, यहाँ पे बीटा इंटू आई बी। देखो याद करने का बहुत आसान तरीका क्या कहता है कि जब आई बी है तो उसके संग बीटा मल्टीप्लाई करो, और बीटा तो इसके संग मल्टीप्लाई हो गया, बचा कि अल्फा, उसको आई ई के संग मल्टीप्लाई करो। ये आपके आई सी निकालने के फॉर्मूले हैं, बट एक्चुअली में तो यहाँ में आई ई निकालना है, तो आई ई भी हम निकाल ही लेंगे। बट यहाँ पे क्योंकि अब हमें डायरेक्ट आई बी दिया है और अल्फा दिया जिनका कोई मेल नहीं, तो यहाँ पे हम बीटा निकालेंगे। तो बीटा हमारा क्या हो जाता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको मैं ये फॉर्मूले को ऊपर भी लिख चुका हूँ, बट मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। और इसी के जैसा आपका अल्फा क्या होता है, अल्फा हो गया आपका बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये नीचे बीटा में रहता है और ये 1 माइनस अल्फा में रहता है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बीटा निकालें तो बीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका 0.98 अपॉन 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 0.02। तो ये क्या दे देगा आपको 49, बीटा 49 आ गया। अब 49 आ गया तो आप आईसी निकाल लेंगे। आईसी क्या आ गया आपका 100 माइक्रो एम्पेयर इंटू 49, ओके। ये आपका आईसी आ गया। अब आईसी निकल आएगा तो इस आईसी से और अल्फा की मदद से ये जो अल्फा 0.98 है आप आई को निकाल लेंगे, तो ये आपको फाइनली 5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो आप पूरा सॉल्व करके ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिली एम्पेयर फाइनल में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, ओके। एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन,
तो इसमें क्या कह रहा है कि आपका आर सी गिवन है 22 किलो ओम। ओके 22 किलो ओम और आर ई गिवन है आपको 2.2 किलो ओम। अब यहाँ से हमसे गेन पूछ रहा है कि गेन हमारा कितना होगा वो हमें बताना है। तो गेन हमारा सीधे से अगर इसकी बात करें एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन की तो आर सी अपॉन आर ई कर देंगे तो ये आपको क्या दे देगा 22 किलो ओम अपॉन 2.2 किलो ओम। तो ये आपको गेन कितना दे देगा 10। ओके तो डायरेक्ट आर सी अपॉन आर ई आपका गेन के इक्वल होगा, ये याद रखेंगे। ओके ये आपका गेन के इक्वल आर सी अपॉन आर ई यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद और आगे बात करते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला लगाना है, कोर और क्लैडिंग हमको दी हुई है। ओके तो यहाँ पे आपका क्या है, कोर और क्लैडिंग के आपके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हैं। आपका न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, कुल मिला के एक आइडिया के लिए है कि आपका पेपर कैसा आता है, क्या क्या टॉपिक्स आपके डोमिनेंट रहते हैं, क्या क्या नहीं रहते हैं, उस हिसाब से। कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं तो उनको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका आंसर यहीं पे मिलेगा और कहीं नहीं। द आउटपुट ऑफ सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको ये है। तो जब इसका सीधा सा मतलब है कि आप जब इसके संग ये कर रहे हैं, आप इसमें इसको n को इससे रिप्लेस कर दो तो u ऑफ n माइनस 2 प्लस 2, तो ये क्या बना देगा u n बना देगा। ये इम्पल्स की प्रॉपर्टी है इम्पल्स रिस्पॉन्स की, तो केवल u n बना देगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आता है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ 10 कार्ड हैंड बी डेल्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 डेक कार्ड। 52 कार्ड्स का आपका डेक होता है, ये तो सभी को पता है। ओके यहाँ से 10 कार्ड हैंड की बात हो रही है। ओके इन इफ ऑर्डर इन विच द कार्ड्स आर डेल्ट। ओके तो 52 और किस ऑर्डर में आपके कार्ड डेल्ट करेंगे तो C और 10, ये आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। तो ये 10 है, ये 52 है, डायरेक्ट 52 C 10 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ASK की बात करी गई है कि इसमें आपको ये दिया है 1 0 1 1 1 3 और फिर 0 0। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आउटपुट निकालना है, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 10 0 3 बार 10 और फिर आपका 0 0। अच्छा आपके 4 1 है, ये बीच में 1 2 3 4 1 है ना, 4 10 हो गए इसीलिए। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी दिया था ना कि इफ इन SK सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज 10 वोल्ट। तो जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, एम्पलीट्यूड अगर 10 वोल्ट है तो इसी के हिसाब से आप इनको लिख दो। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग है तो एम्पलीट्यूड में आप चेंजेस करोगे इसी 1 और 0 के हिसाब से, है ना, जो एम्पलीट्यूड है। तो ये आपका जो आप मैच कर लो, यहाँ पे 5 का कोई मतलब नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं है और ये आपका गलत है, आपका ऑप्शन C ठीक हो जाएगा। यहाँ पे फॉर अ डिस्क्रीट LDR सिस्टम द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज UN। तो स्टेप रेस्पॉन्स हमसे पूछा है, स्टेप रेस्पॉन्स क्या होगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स ये है तो डेल n इंटू आपका UN कर देंगे और ये खुद में UN है। ओके ये खुद में UN है, स्टेप रेस्पॉन्स क्या है ये, तो ये खुद में UN है, तो ये UN और UN का कन्वोल्यूशन हो जाएगा जो कि क्या दे देगा आपको n इंटू U ऑफ n। ओके मतलब समझो कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको ये दिया है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है डेल ऑफ n होता है, ये आपको UN दिया है और इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब हो गया कि इम्पल्स का और स्टेप का आप कन्वोल्यूशन कर दो। अब डेल n खुद में UN है तो UN का कन्वोल्यूशन आपका क्या हो जाता है n इंटू UN। ओके तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया। इसके बाद द FSK द कैरियर ऑफ होगा, ऑफ द कैरियर फ्रिक्वेंसी इज स्विच बिटवीन, ठीक है, 2 एक्सट्रीम्स के बीच में आप फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करते हैं या फ्रिक्वेंसी को स्विच करते हैं FSK के अंदर। द FSK और फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग ऑफ कैरियर फ्रिक्वेंसी इज स्विच बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स, ठीक है, ये 2 याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है EDC का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ND दिया है आपको और क्या दिया है, व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी पूछिए। तो रजिस्टिविटी निकालने के लिए आप कंडक्टिविटी से निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी आप निकाल लेंगे। तो कंडक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, आपका हमने पहले भी पढ़ा है कि ND इंटू Q और इंटू μN। ओके अगर केवल μN का इस्तेमाल करना है और हमें यहाँ पे μN का इस्तेमाल करना है तो इससे डायरेक्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा सीरीज RLC सर्किट की बात करी है। ओके सीरीज RLC सर्किट का हमें बाद में क्या निकाला है, ट्रांसफर फंक्शन निकाला है इसी का। ओके तो ट्रांसफर फंक्शन अगर आप निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें क्या होता है, जैसे R है, R तो R ही होता है, इंडक्टर को आप S इंटू L लिख देते हैं और कैपेसिटर को आप 1/SC करके लिख देते हैं। ओके और ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है V अपॉन आई, तो V अपॉन आई कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, इसमें KVL लगा के तो आपका ये वैल्यू निकल के आती है 1/1 प्लस SRC प्लस S स्क्वायर इंटू LC। ओके इसमें आप S स्क्वायर को 1 ले सकते हैं तो इसमें ये ऊपर चला जाएगा।
आप इसमें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बना सकते हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, एलसी को कॉमन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसी आया, तो ये आपका एस स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पे ये क्या बन गया आपका एस आर सी अपॉन एल सी हो गया, और फिर यहाँ पे 1 अपॉन एल सी हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आया आपका। यहाँ पे आप ये एस आर बाई एल बना लोगे और ये एल सी हो गया, और ये एल सी आपका ऊपर चला गया। तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 अपॉन एल सी अपॉन आपका एस स्क्वायर प्लस एस आपका आर बाई एल प्लस 1 अपॉन एल सी। तो ये आपका आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस ट्रांसफर फंक्शन को। ओके, ये किसका है, ये आपका सीरीज आर एल सी आपका एक सर्किट है। ओके, उस सर्किट का ही ट्रांसफर फंक्शन है। इस पे बात हुई पूरी, तो इसका ये ठीक होगा। अगर आपको इस तरीके से दिया है यहाँ पे एस स्क्वायर के संग मल्टीप्लाई, तो ठीक है। अगर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फिर ये आपका आंसर होगा, ये मैच करेंगे। उसके बाद ऑटो कोरिलेशन की बात हो रही है। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ अ बैंड लिमिटेड बी वाइट नॉइज प्रोसेस इज गिवन बाई। तो बैंड लिमिटेड बी हमें दिया है वाइट नॉइज प्रोसेस की बात कर रहा है, वाइट नॉइज उसके अंदर प्रोसेस के अंदर। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आपका इसका ये होगा बी इंटू एन नॉट, और यहाँ पे सिंक फंक्शन यूज होगा। ठीक है, सिंक फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंक फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, तो उसका इस्तेमाल करके करना है, तो हमारा ये आ जाएगा ठीक। उसके बाद बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर की बात करी है कि बीटा हमारा क्या है 200, अल्फा हमें निकालना है। ओके, तो अल्फा यहाँ हमारा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यूज लगा के हमें सॉल्व कर लेना है। तो बीटा आपका 200 और आपका 201, जब 200 को 201 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका लेस देन आपका 1 के छोटा आएगा और 1 के इक्विवेलेंट आएगा। तो आपकी ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब ये कोई भी हो सकती है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे बाकायदा। ये आपको सॉल्व करने पे ये 0.995 वैल्यू देगा। ओके, सबसे ज़्यादा करीब 1 के यही वैल्यू है 0.995। उसके बाद आता है नंबर ऑफ मक्स, 4x1 मक्स नीडेड टू बिल्ट। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बहुत मतलब फ्रीक्वेंट है इस तरीके का क्वेश्चन, कभी भी पूछा जा सकता है और ईजी भी है करना। आपको हाई नंबर ऑफ मक्स बनाना है, स्मॉल नंबर ऑफ मक्स है, तो कितने मतलब स्मॉल टाइप ऑफ मक्स, ये 16x1 मक्स है, ये 4x1 मक्स है, कितने मक्स हमें चाहिए वो पूछता है। आप इसका क्या यूज़ करो, इसका हाई वाला वैल्यू उठाओ और इसके हाई वाली वैल्यू से मतलब 16 को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 4 दे देगा। अगेन डिवाइड कर दो, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता तब तक आप डिवाइड करते रहो। फिर आप इनको जोड़ लो, आप इनको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और इस नंबर को जोड़ लो, तो आपको 5 मक्स चाहिए होंगे इस तरीके के एक 16x1 मक्स को बनाने के लिए। ओके, आइगन वैल्यूज़ पूछिए यहाँ पे। आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे 0 A 0 0, आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे कोई इक्वेशन बनेगी नहीं A के अलावा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करते हैं, इसको नहीं दिख रहे, आगे बढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशनल PLD विद बोथ प्रोग्रामेबल और एंड नॉर। एक कॉम्बिनेशनल PLD है, ये क्या प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये आपकी 3 तरीके की हो सकती हैं, PLA, PAL और आपका रोम, PROM या रोम। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली हमारी बात है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप दोनों को प्रोग्राम कर सकते हो, ऐसा केवल आप PLA के अंदर कर सकते हो। ये PAL है, तो PLA के प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, इसका नाम है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। ये तो रीड ओनली मेमोरी है ही आपका। तो ये क्या होता है, PLA के अंदर आप बोथ एंड और को प्रोग्राम कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे केवल आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो एंड को, और यहाँ पे केवल आप और को प्रोग्राम कर सकते हो। ये इनको याद करने की ट्रिक है। इसके बीच में क्या आता है वो चेक कर लो। इसके अंदर L आ रहा है, मतलब आप बोथ को कर सकते हो। यहाँ पे ना तो O आ रहा है ना A, यहाँ पे A आ रहा है, तो आप केवल एंड को प्रोग्राम कर सकते हो, आपका और फिक्स्ड है। यहाँ पे आपका और को प्रोग्राम कर सकते हो, एंड फिक्स्ड है। तो आपका जिसमें दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं कौन सा, PLA। ठीक है, रोम है नहीं, रैम तो होता ही नहीं है, रैम तो अलग तरीके की डिवाइस है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, और PL भी नहीं। ओके, तो PLA हो जाएगा। तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। अब जैसा क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था उसी के जैसा क्वेश्चन फिर से आ गया कि 3 to 8 डिकोडर्स हमें कितने चाहिए एक 4 to 16 डिकोडर बनाने के लिए। तो आप क्या करो, 16 को 8 से डिवाइड करो, इसने दिया 2। अब आप इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो जब डिवाइड इसको 8 से डिवाइड करोगे छोटी वैल्यू आएगी, मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आनी थी यहाँ निकल के आ गई, इससे छोटी नहीं आएगी। इसका मतलब है आपका आंसर आ गया। तो आपको 2 ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपसे बैंड गैप पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जर्मेनियम का। जर्मेनियम का हम लोग 0.7 के अराउंड यूज़ कर लेते हैं, तो उसका 0.66 होता है एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का आपका ज़्यादा होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, तो इसी को देखते हुए आपका ये गलत है ऑप्शन, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये आपका सिलिकॉन का है, तो आपका ये 0.66 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका बैंड गैप जो हो गया जर्मेनियम का। फिर रडार का क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके आगे चलते, फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। ओके, तो ये 1/1 माइनस जेड इनवर्स के फॉर्म का है। बट यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ये चेक करना होता है, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है, जब आप इसका इन्वर्स लिखोगे तो ए की पावर में आप एन को करते हो कुछ इस तरीके से, तो वो ए ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है उसी के ऊपर पावर एन को चढ़ा दो। यहाँ पे 0.25 है, तो यहाँ पे अगर 0.25 है मतलब ये क्या है 1/4, तो आप 1/4 पे एन को चढ़ा दो। ओके, तो जैसे आपने 1/4 पे एन को चढ़ाया, ये तो आपका हो गया। और ये जो स्टैंडर्ड मैंने पहले लिखा था 1/1 माइनस जेड इनवर्स किसका होता है, आपका UN का होता है। ओके, इनवर्स आप निकालेंगे तो यह इसका जेड ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो 1/1 माइनस जेड इनवर्स से आपका आया UN, और इसके अंदर जो ये 0.25 घुसा हुआ है, तो इसी 0.25 के ऊपर आप पावर n को चढ़ा दो। ये इसका ट्रिक है करने का। ओके, 0.25 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर चढ़ा दो। मान लो वो कहता है 1/1 माइनस 2 जेड इनवर्स, तो आप क्या करते हैं 2 की पावर n और आपका UN, ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसका, जब आप इसका जेड ट्रांसफॉर्म करते तो आपको ये मिलता पूरा। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे 0.25 है, तो इससे आपका ये ठीक हो गया। आप मैच करके देख लो कि 1/4 की पावर है नहीं, बिल्कुल ईजी सा, कुछ भी इसमें नहीं करना है। फिर आता है रूट लोकाई ओरिजिनेट एट, रूट लोकाई हमारा पोल्स पे ओरिजिनेट होते हैं किसके, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि पोल्स पे आपके रूट लोकाई ओरिजिनेट होते हैं। किसकी बात अगर कर रहे हैं, OLTF की बात कर रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, तो आपके पोल्स पे ओरिजिनेट होते हैं।